नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपने अनअकैडमी शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर। यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। फटाफट से जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को कर दीजिए एक बार शेयर, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं वे सभी हमारे साथ जुड़ सके। और आज हम पढ़ेंगे वर्ण उच्चार स्थान। बहुत ही स्पेशल क्लास होगी दोस्तों, बहुत ही उम्दा तरीके से तैयार की गई है, तो आपको इसमें मजा आने वाला है। करते हैं दोस्तों शुरुआत पहली स्लाइड से। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? उच्चार स्थान की। तो बात आती है कि संस्कृत में उच्चार स्थान कितने बताए जाते हैं। तो आपने कहा कि संस्कृत में जो उच्चार स्थान होते हैं वे साथियों आपके 7 बताए जाते हैं। कितने? 7। लेकिन दोस्तों यदि आपसे स्पेशली पूछा जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चार स्थान की संख्या कितनी बताई जाती है, किसके अनुसार बेटा? पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चार स्थान की संख्या कितनी बताई जाती है? तो आपने कहा जी 8 बताई जाती है। फिर आपसे अगला प्रश्न हो सकता है कि कौन कौन से उच्चार स्थान है। तो आपने कहा कि कंठ, मूर्धा, तालु, देखते रहिएगा, नासिका, दंत, इसके अलावा दोस्तों ओष्ठ, जीवामूल्य। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोस्तों ये 7 होते हैं, लेकिन जब 8 की बात आती है तो फिर वहां पर होता है उरकाकली। क्या होता है बेटा? उरकाकली, उरकाकली। तो समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि सर ये तो बात ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड कहां से उच्चारित किए जाते हैं, ये प्रश्न भी तो दिमाग में आता है। तो दोस्तों हमने देखा कि अब हम देखेंगे कंठ से उच्चारित होने वाले उच्चार स्थान। तो सबसे पहले जो कंठ से उच्चारित होने वाले उच्चार स्थान है वो आता है दोस्तों अकुह विसर्जन नाम कंठा। क्या आता है दोस्त? अकुह विसर्जन नाम कंठा। अर्थात मतलब जो अ का उच्चार स्थान रहता है, किसका? जो अ का उच्चार स्थान रहता है, साथ ही साथ आ का उच्चार स्थान होता है। क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। इसके अलावा ह वर्ण और दोस्तों विसर्ग, इन सभी का जो उच्चार स्थान रहता है वो कंठ रहता है। तो आपको याद क्या करना है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या याद करना है दोस्त? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या याद? फिर से देखो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला दोस्तों हमारे पास है क्या? इचु यशा नाम तालु। क्या रहता है? इचु यशा नाम तालु। मतलब दोस्तों ई या ई का उच्चार स्थान हो, ई या ई का उच्चार स्थान हो, या हो दोस्तों च वर्ग का उच्चार स्थान। किसका? च, छ, ज, झ और य। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि यदि आपसे इनका उच्चार स्थान पूछा जाता है तो आप क्या बता दोगे? तो आप कहोगे कि इनका जो उच्चार स्थान रहता है वो साथियों आपका तालु रहता है। क्या रहता है बेटा? तालु रहता है। इसके अलावा तालु से और क्या क्या उच्चारित होता है? तो हमने देखा कि तालु से जो उच्चारित होने वाला वर्ण है वो य वर्ण भी है, और इसके अलावा दोस्तों जो शीटी वाला शाह होता है ये भी दोस्तों आपका तालु से ही उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो एक बात समझ में आ गई कि इचु यशा नाम तालु। हमने इससे पहले क्या देखा था? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। हमने क्या देखा था इससे पहले? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। लेकिन अब क्या देख लिया हमने? इचु यशा नाम तालु, है ना, ये हमने देख लिया। तो याद करो, इचु यशा नाम तालु। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि अगला। तो दोस्तों अगला हमने पढ़ा था मूर्धा। क्या पढ़ा था? मूर्धा। तो उसके लिए कहा जाता है ऋटुर रसा नाम मूर्धा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पर क्या कहा गया है? ऋटुर रसा नाम मूर्धा। मतलब रिरी और रिरी। दोस्तों जो आपका एक रिरी होता है ये वाला, और दूसरा होता है बेटा दीर्घ वाला, ठीक है। दोनों का उच्चार स्थान मूर्धा होता है। ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड होते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये साथियों आपके मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा जो रेफ वाला र होता है, रेफ नहीं साथियों, र। क्या दोस्त? र वर्ण, ठीक है। र वर्ण का जो उच्चार स्थान होता है, ठीक है, वो साथियों मूर्धा होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो षटकोण वाला, जैसे आप पेट चिरासा बोलते हैं, उसका उच्चार स्थान भी मूर्धा होता है। तो दोस्तों आपने टीचर्स को सुना भी होगा, बहुत सारे टीचर्स को, जो कहते हैं क्या, जब सा में डिफरेंस करते तो कहते हैं एक होता है आपका तालव्य। तालव्य सा कौन सा होता है आपका? जिसे आप सीटी वाला सा कहते हो, ठीक है। फिर कहते हैं कि दंती सा, तो दंती सा होता है जिसे आप सड़क वाला सा कहते हो।
और मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा मतलब होता है जिसे आप षटकोण वाला सा कहते हो। कौन सा वाला? षटकोण वाला। समझ में आ गई? तो ऋटुर रसानाम मूर्धा, क्या याद करना है? ऋटुर रसानाम मूर्धा। अब दोस्तों आगे क्या है आपके सामने? अब आपके सामने आता है कि लृतु लसानाम दंता। मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि यदि आपसे लृ का उच्चारण स्थान पूछा जाए या आपसे त, थ, द, ध, न इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए या फिर आपसे ल वर्ण का उच्चारण स्थान पूछे या दोस्तों सपेरा वाले सा का उच्चारण स्थान पूछे, तो आप सिंपली बताएंगे कि उसका जो उच्चारण स्थान रहता है वो दांत रहता है। क्या रहता है बेटा? दांत रहता है, दांत रहता है, दांत। समझ में आ गई बात? दंत मतलब लृतु लसानाम दंता। लृ, तवर्ग, लवर्ण और स का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। क्या होता है बेटा? दंत होता है। अब आगे बढ़ेंगे, हमने क्या देखा? अगला देखेंगे उपपद्यमानीय ओष्ठौ मतलब उ का उच्चारण स्थान, इसके अलावा प वर्ग का उच्चारण स्थान और उपद्यमानी। उपद्यमानी कौन से वर्ड होते हैं इनको समझ लेते हैं। उपद्यमानी दोस्तों वे वर्ड होते हैं जिनमें प और फ, ठीक है, प और फ इनके आगे अर्ध विसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा होता है। ये आपके उपद्यमानी वर्ण होते हैं। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि उ यानी कि उ और उ का उच्चारण स्थान, इसी प्रकार से प, फ, ब, भ और म इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसके अलावा जो उपद्यमानी वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है। क्या होता है बेटा? इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला दोस्तों हमारे पास क्या आता है? अगला आता है हमारे पास कि यमंगडनम नासिका। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो इ का उच्चारण स्थान होता है, म का उच्चारण स्थान होता है, अना का उच्चारण स्थान होता है, अड़ा का उच्चारण स्थान होता है और ना का उच्चारण स्थान होता है। इन सभी का साथियों जो उच्चारण स्थान होता है वो आपने क्या पढ़ा है? वो आपने बहुत ही विशेष ढंग से पढ़ा कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो साथियों सिंपल सी बात है कि नासिका होता है। क्या होता है बेटा? नासिका। इसी का दोस्तों एक और सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं अनुस्वारस्य नासिका। क्या होता है बेटा? अनुस्वारस्य नासिका। मतलब अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है, अनुस्वार मतलब दोस्तों अंगा खाली का, ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। अब देखो यहां पर मैं आपको और भी प्रश्नों के बारे में बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाए सिंपल सी बात कि बताइए अ, ए और ओ इनकी कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है? तो आप क्या बताएंगे? इनकी साथियों जो संज्ञा होती है वो आपकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। क्या होती है बेटा? गुण संज्ञा होती है। ये गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा आ, आई और औ, तो आपसे फिर पूछेगा कि भाई इनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो आपने कहना है कि इनकी जो संज्ञा होती है वो वृद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है बेटा? ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या प्रश्न हो सकता है? आपसे पूछ सकता है कि बताइए अ, ई, उ, ऋ, ठीक है, इन वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो आप बताएंगे कि इन वर्णों के जो भेद होते हैं वो आप कहेंगे 18 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 18 होते हैं। लेकिन आपसे जब ये पूछे कि आप बताइए कि ए, आई, ओ और औ, साथ ही साथ साथियों आपसे पूछे कि लृ वर्ण का भेद क्या होता है, तो आप कहेंगे इनके भेद साथियों 12 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 12 भेद होते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछ ले कि लृ और ऋ के भेद कितने होते हैं, लृ और ऋ के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इनके भेद जो होते हैं वो 30 होते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं और क्या क्या प्रश्न हमें यहां से देखने को मिल जाता है। देखो अब यहां पे दोस्तों मैं आपको और जानकारी देता हूं कि अगर आपसे कभी पूछे कि बताइए कि कालिदास के द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं, दोस्तों प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। कालिदास के नाटक, मैंने आपसे क्या प्रश्न किया भाई? प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि कालिदास के द्वारा नाटक कितने लिखे गए, तो आप कहेंगे कि कालिदास ने
3 नाटक लिखे थे। उसकी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको कई बार बताई है, फिर से सुन लीजिए कि काली ने, किसने, काली ने अभि और विक्रम के साथ माल चुराया। फिर से सुनिए, काली ने अभि और विक्रम के साथ क्या चुराया, माल चुराया। तो आप देखेंगे कालिदास के द्वारा जो लिखे गए नाटक है दोस्त, वो मालविकाग्नि मित्रम है। क्या है बेटा, मालविकाग्नि मित्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। क्या है बेटा, अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके अलावा साथियों आपको याद क्या रखना है, विक्रमोर्वशीयम है। क्या है बेटा, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। तो यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कालिदास के 3 नाटक कौन से हैं, मालविकाग्नि मित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रमोर्वशीयम है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि संस्कृत के अंदर त्रिमुनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब आपसे संस्कृत के अंदर त्रिमुनि पूछे तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो बेटा पाणिनि बब्बा जी का, ठीक है, संस्कृत के बब्बा जी पाणिनि बब्बा। इसके अलावा बेटा किसका रखोगे आप, पतंजलि जी का। किसका बेटा, पतंजलि जी का। और इसके अलावा साथियों त्रिमुनि में जो आते हैं वो साथियों वररुचि यानी कि कात्यायन कहे जाते हैं। कौन बेटा, वररुचि यानी कि जिन्हें हम कात्यायन कहते हैं, ठीक है। यहां पर हमने ये जान लिया। इसके अलावा और क्या प्रश्न होता है, इसके अलावा आपसे हो सकता है कि बताइए कि वृत्तिकार किसे कहते हैं। क्या पूछा बेटा, वृत्तिकार किसे कहते हैं। तो जब आपसे वृत्तिकार किसे कहते हैं ये प्रश्न पूछे तो आप सिंपली जवाब देंगे कि वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित को कहा जाता है। किसे कहते हैं बेटा, भट्टोजी दीक्षित को हम वृत्तिकार कहते हैं। अब एक बात और समझिए, जब भट्टोजी दीक्षित को हम वृत्तिकार कहते हैं तो एक प्रश्न यहां पे और बनता है कि भट्टोजी दीक्षित ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो आप कहते हो कि भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा और सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। क्या की थी बेटा, सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। अब जब सिद्धांत कौमुदी बता दिया तो अगला प्रश्न फिर आपसे पूछेगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी ये किसके द्वारा लिखी गई। तो भट्टोजी दीक्षित के एक शिष्य थे जिनका नाम था वरदराज। क्या था बेटा, वरदराज नाम था। और वरदराज ने दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी इन तीनों रचनाओं को किया था, ठीक है। तो आपने यहां पर ये लिख लिया। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या देखते हैं कि ए दई तो कंठ तालु, अर्थात दोस्तों सिंपल सी बात है कि ए और आई का जो उच्चार स्थान है, ठीक है, ए और आई का उच्चार स्थान आपसे कभी भी पूछा जाए आप बताएंगे कि ए दई तो कंठ तालु। क्या बताएंगे बेटा, कंठ तालु। मतलब ए और आई का जो उच्चार स्थान होता है वो कंठ तालु होता है। क्या होता है बेटा, कंठ तालु रहता है। याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि ओ दौ ते कंठोष्टम। क्या कहता है, ओ दौ तो कंठोष्टम। अर्थात सिंपल सी बात कहता है कि ओ और औ का उच्चार स्थान, किसका, ओ और औ का उच्चार स्थान आपका कंठ ओष्ठ होता है। क्या होता है बेटा, कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है, ठीक है। तो आपने लगा लिया ओ और औ का उच्चार स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। इसी प्रकार से अगला आपसे हो सकता है कि वकारस्य दंतोष्ठम। जब आपसे पूछा जाए कि वह वर्ण का उच्चार स्थान क्या होता है तो आप कहेंगे कि वह वर्ण का उच्चार स्थान दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है, दंत ओष्ठ होता है। दोस्तों अभी और प्रश्न देखने का भी समय आ चुका है, तो देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों क्या होता है, आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत में लकार की संख्या कितनी होती है, या आपसे पूछे कि लकार के भेद कितने होते हैं। तो आपने बताना है लकार के भेद होते बेटा कितने, 10। अब इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे क्या है, आपसे हो सकता है कि आपसे हिंदी पूछ ले, बस कुछ नहीं पूछेगा, हिंदी पूछ लेगा। कैसे कि लट लकार किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे कि लट लकार वर्तमान काल से संबंधित है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि बताइए लृट लकार किस से संबंधित है। तो आप कहेंगे कि लृट लकार साथियों भविष्य काल से संबंधित है। किससे बेटा, भविष्य काल से संबंधित है, ठीक है। जब आपसे पूछे कि बताइए लंग लकार किससे संबंधित है तो आप कहेंगे कि लंग लकार साथियों भूतकाल से संबंधित है।
ठीक है। इसी प्रकार से जब आपसे पूछे कि लोट लकार बताइए किससे संबंधित है, तो लोट लकार आप बताएंगे आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, आज्ञा के अर्थ में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, दोस्तों रह गया है विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार, ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाए कि विधिलिंग लकार किससे प्रयुक्त होता है, तो आप कहेंगे कि ये साथियों चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, चाहिए के अर्थ में। किसके बेटा? चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो लकार आपकी समझ में आ गए। आपसे संस्कृत में पूछ सकता है अगला प्रश्न कि बताइए गण के भेद कितने होते हैं। किसके? गण के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे गण के भेद 10 होते हैं। आपसे अगला प्रश्न हो सकता है एग्जाम में कि पुरुष के दोस्तों भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। अभी हम लोग पुरुष के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर दोस्तों बात आती है कि अच्छा ये बताइए कि लिंग के भेद कितने होते हैं, तो आपने कहा कि लिंग के भेद दोस्तों 3 होते हैं। कौन कौन से? एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, तीसरा नपुंसक लिंग होता है। फिर आपसे अगला प्रश्न क्या हो सकता है, तो बात आती है दोस्तों कि वचन के भेद बताइए। तो दोस्तों वचन के आप भेद बताते हो कितने? 3। कौन कौन से? आपने कहा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये तो बात आपकी पुरुष और उसकी हो गई। अब अगले प्रश्न क्या हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों आपको अब वकारस्य दंतोष्टम जब हमने पढ़ लिया तो बात आती है किसकी? जीवामूलीय जीवामूलम। मतलब दोस्तों जीवामूलीय जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जीवामूलीय होता है, मतलब जीवामूल होता है। कैसे? मतलब सिंपल सा है दोस्तों, जब आपसे क और ख इनके आगे दोस्तों ये जो आपको चिन्ह दिख रहे हैं ये अर्ध विसर्ग होते हैं। मतलब क और ख के आगे जब अर्ध विसर्ग लगा हुआ हो तो इन्हें हम जीवामूलीय कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? आपने कहा कि इनका उच्चारण स्थान सर जीवामूलीय होता है, जीवामूल होता है। अब देखो अब और प्रश्न क्या आता है। अब देखो यहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, आपसे पुरुष पूछे थे भाई, एक प्रथम पुरुष था, एक आपके पास मध्यम पुरुष था और एक आपके पास उत्तम पुरुष था, यही थे। तो अब देखो उत्तम पुरुष, फिर दोस्तों प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है, मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है, उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले मध्यम पुरुष निपटाते हैं, त्वम युवाम यूयम इसके अंतर्गत आते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम मतलब युष्मद वाले जो रूप रहते हैं। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में कौन से रहते हैं? अस्मद वाले, अहम आवाम वयम, अहम आवाम और वयम, ठीक है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष में हम पहले देखेंगे भैया पुल्लिंग को लेकर के, दूसरा देखेंगे स्त्रीलिंग और फिर देखेंगे नपुंसकलिंग। तो लिंग वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ गया। तो अब पुल्लिंग में कौन कौन आता है, तो आपने कहा सह, तौ, ते, सा, ते, ता। आप याद करिए सहतौते साते ता तत ते तानी। क्या रहता है बेटा? तत ते और तानी, तत ते तानी, सहतौते साते ता तत ते तानी, त्वम युवाम यूयम। तो ये तो बेटा पुरुष की बात हो गई। अब इसमें जो आप पहला पोर्शन देख रहे हो, इसमें ये वाला जो मैं ब्लैक करने वाला हूं, कैसा करने वाला हूं? ब्लैक बॉक्स में बंद करने वाला हूं, ठीक है। ये एक हमने बॉक्स लिया, ये ब्लैक बॉक्स में इधर बंद कर दिया, इधर दोस्तों ये ब्लैक बॉक्स में इधर ये बंद कर दिया, इधर ये बंद कर दिया। ये जो आपको ब्लैक बॉक्स में बंद दिखाई दे रहा है ये साथियों आपके क्या होते हैं? ये होते हैं एक वचन। क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, ठीक है। और जो आपको मैं ब्लू बॉक्स में बंद करने वाला हूं, ठीक है, ब्लू बॉक्स नहीं सो साथियों, दूसरा कलर लेते हैं। मान लीजिए मैं उसे हाँ हल्का सा ब्लू ले लेते हैं, है ना, ब्लू ही ले लेते हैं वरना दिखाई नहीं देगा। देखो अब हमने ये ब्लू लिया, ठीक है, ये सेकंड वाली जो रो थी, ये जो ब्लू में हम बंद कर रहा हूं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे द्विवचन के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके द्विवचन के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर दोस्तों जो अंतिम है, ये जो लास्ट आपका बचा हुआ है, ये आपका सब क्या होता है? बहुवचन होता है। तो एक चीज क्लियरिटी आ गई, ये चीज समझ में आ गई। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि आपके वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य, तो वाच्य के भेद आपसे पूछे तो आपने कहा भाई 3 प्रकार के होते हैं। फिर आपसे पूछा कौन कौन से, तो आपने कहा एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य समझ में आ गया। अब यहां पर जो अगला प्रश्न होता है वो क्या होगा आपका, वो देखते हैं। देखो
आपसे हो सकता है कि कर्तृवाच्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, और प्रश्न क्या हो, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कर्ता कर्तृवाच्य में किस विभक्ति का होता है। तो आपने कहा कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति का होता है। ठीक है, आपसे पूछे कि कर्म किस विभक्ति का होता है, तो आपने कहा कि कर्म द्वितीया विभक्ति का होता है। किसका होता है बेटा? कर्म द्वितीया विभक्ति का होता है। और क्रिया किसके अनुसार काम करती है दोस्तों? तो याद रखना, क्रिया कर्ता अनुसार काम करती है। किसके अनुसार बेटा? कर्ता अनुसार काम करती है। कहां पे? कर्तृवाच्य में। लेकिन जब प्रश्न आपसे बदल दिया जाए, जब प्रश्न आपसे ये हो जाए कि कर्मवाच्य बताइए अब, ठीक है, जब आपसे कर्मवाच्य आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि यहां पर जो क्रिया होती है वो आपकी कर्म के अनुसार कार्य करती है। भाई जिसके घर में होंगे उसके अनुसार काम करेंगे, तो कर्मानुसार काम करेगी। अगर मैं HCL में हूं तो HCL के अनुसार काम करूंगा। विप्रो में जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं विप्रो के अनुसार काम करूंगा, अपने अनुसार नहीं कर सकता। ठीक है, जब मैं अपने घर पर हूंगा तब मैं अपने अनुसार काम कर सकता हूं। अब बात आती है भाई यहाँ पे कर्म किस विभक्ति का होता है, तो आपने कहा कि कर्म जो होता है ना वो प्रथमा विभक्ति का होता है। फिर आपने कहा कि कर्ता किस विभक्ति का होता है? कर्ता केवल प्रथमा में ही दोस्तों, मतलब कर्तृवाच्य में ही आपका प्रथमा विभक्ति का होता है। बाकी सभी जगह कर्ता क्या होता है? तृतीया विभक्ति का होता है। फिर आपने कहा कि सर आपने तीसरा भी बताया था। मैंने कहा जी हाँ। तो वहां पर हमने बताया भाई भाववाच्य क्या होता है? तो भाववाच्य बेटा, भाववाच्य में जो क्रिया होती है, क्रिया आप नोट करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार काम करती है। ठीक है, और जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति का होता है, तृतीया विभक्ति का होता है। और कर्म साथियों इसमें होता ही नहीं है, नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न हर बार आता है। अब दोस्तों आपने क्या देखा? अनुस्वारस्य नासिका। इसके बारे में पहले ही बता चुका था आपको कि जो अनुस्वार का उच्चार स्थान होता है वो क्या होता है? नासिका होता है। नासिका, नासिका मतलब दोस्तों आप देखेंगे अनुस्वार अर्थात ये वाला वर्ड दोस्तों इसका उच्चार स्थान नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला स्लाइड क्या देता है आपको कि क ख। दोस्तों क और ख के आगे कहा गया कि यदि आधा विसर्ग लगा हुआ हो, कैसा? आधा विसर्ग लगा हुआ हो इस प्रकार से क और ख, तो इन वर्णों को हम क्या कहते हैं? इन वर्णों को हम जीवा मूल्य कहते हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा कि जो आपका उ और जो प और फ के आगे अर्ध विसर्ग लगा होता है उसे साथियों हम क्या कहते हैं? उपद्यमानी वर्ण कहते हैं। तो आपको इतनी क्लास आपको समझ में आ गई। आपसे और क्या प्रश्न हो सकता है? आपसे प्रश्न देखिए, सिंपल सी बात समझिए। मैं आपको और भी प्रश्न बता देता हूं यहां पर क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात आपसे पूछ सकता है कि बताइए कारक के भेद कितने होते हैं, तो आपने कहा कारक के भेद 6 होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि बताइए विभक्ति के भेद कितने होते हैं, तो आपने कहा जी 7 होते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो आपने कहा कि वर्ण के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है स्वर व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के भेद होते हैं बेटा 3। कितने होते हैं? 3। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। बात आ गई समझ में? व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो भाई एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। अब आपसे व्यंजन के कुल भेद पूछ ले, कुल भेद जब पूछे, ये तो आपके नॉर्मल भेद हो गए भाई 3, लेकिन जब आपसे कुल भेद पूछ ले तब क्या बताओगे आप? तो आप कहोगे भाई कुल भेद होते हैं जी 4। कितने? 4। तो आपका कुल भेद में कौन सा रह गया है? तो वो होता है आपका संयुक्त व्यंजन। बात आ गई समझ में? अब यहां पर आपका ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। तो आपने कहा भाई स्वर, आपके स्वर वर्ण के भेद संख्या कितनी होती है? आपने कहा 5 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? आपने कहा जी 8 होती है। और प्लुत स्वर के भेद होते हैं, कितने होते हैं? तो आपने कहा जी 9 होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपसे पूछे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 9 होती है। लेकिन जब आपसे कुल स्वर वर्ण के संख्या पूछे, कुल वर्ण संख्या, तो आप कहेंगे जी 13 होती है। प्रश्न समझ में आ रहे हैं? फिर आपसे हो सकता है कि यहां से आगे बढ़े कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कहो छ, त्र, ज्ञ और दोस्तों स्र। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि भाई क धन स, फिर आप देखोगे त धन र, ठीक इसी प्रकार से ज धन य, और आपने देखा कि श धन र।
मतलब इनका उच्चार स्थान आपको वो समझ में आ गया, छत्र, ज्ञा और स्र। इसी प्रकार से यहां पर भी आपका क्या होता है अभी, संधिस्वर होते हैं। क्या होते हैं, संधिस्वर होते हैं। अब संधिस्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपने कहा जी संधिस्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो आपने देखा ए, आई, ओ और साथियों औ। तो एक बात समझ में आती है, ए दोस्तों किस किस से मिलकर बना होता है, अ धन ई से मिलकर बना होता है। ए साथियों अ धन ए से मिलकर बना होता है। ये साथियों अ धन ऊ से मिलकर बना होता है और अ धन ओ से मिलकर के बना होता है आपका। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ एके लाइव एके इज माई कोड, जिसका आप प्रयोग करके 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉइन का प्रयोग करके आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कोड याद रखना है एके लाइव एके, ठीक है। एके लाइव एके यदि आप यूज करते हो तो आपको टेट का सब्सक्रिप्शन या किसी का भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू टू ऑल। माय नेम इज अमित कुमार। ओके गाइस, बाय।